नमस्कार दोस्तों। देखिए हम लोग पिछली कक्षा में एनसीईआरटी की एनसीईआरटी क्लास 9 की पहली साइंस का पहला चैप्टर हम लोगों ने बताया था कि पहले चैप्टर में कुछ खास नहीं, दूसरा चैप्टर जो था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उस चैप्टर को हम लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ लिया था। हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं परमाणु एवं अणु यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज उसी के बारे में चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन मतलब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको भी देखेंगे। दूसरी चीज़ ये भी जान लीजिए कि यह चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बेस है, क्योंकि इसके आगे भी इनके बारे में अगला जो चैप्टर है उसमें भी इसी के बारे में दिया हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आगे हम इसके बारे में अगले चैप्टर में और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ही टॉपिक में पहला ही हम पढ़ते हैं कि इसमें पहला ही टॉपिक दिया है रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, देखिए भाई, रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 2 मिनट। देखिए अब हमें इसी के बारे में क्या करना है, रासायनिक संयोजन के नियम, ये पहला टॉपिक है इस चैप्टर का और इसी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहीं से शुरुआत हो रही है इस चैप्टर की। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर दो वैज्ञानिकों ने, ठीक है, दो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में डिटेल से बताया था। आइए जानते हैं वो दो वैज्ञानिक कौन थे। तो एक थे लेवाइजिए थे, ठीक है, कौन थे, लेवाइजिए थे, और एक थे जोसेफ एल प्राउस्ट थे। ठीक है, लेवाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने काफ़ी प्रायोगिक क्रियाएं की और उस क्रियाओं के आधार पर उन्होंने 2 नियम निकाले। ठीक है, फिर से सुनिएगा, लेवाइजिए और कौन, जोसेफ एल प्राउस्ट। ठीक है, देखिए यही लवाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने ही काफ़ी प्रायोगिक क्रियाएं कर कर, रासायनिक प्रायोगिक क्रियाएं कर कर इन्होंने 2 नियम दिए। वो 2 नियम कौन से हैं और वो 2 नियम किस पर आधारित है? तो सुन लीजिए, पहली बात, ये दोनों नियम द्रव्यमान पर आधारित हैं। ये दोनों नियम किस पर आधारित हैं? तो द्रव्यमान पर आधारित है। तो पहला नियम था द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है भाई, दूसरा है स्थिर स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम। ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बस आप बने रहिए। देखिए मैंने क्या कहा, रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन से नियम रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत आता है, निम्न में से कौन कौन से नियम है। तो रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत 2 नियम आते हैं, स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, यानी एक हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए लवाइजिए, मैं फिर बता दे रहा हूँ, लवाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट इन्होंने ही काफी प्रायोगिक क्रियाएं कर कर इसको निकाला और ये दोनों किस पर आधारित हैं? तो द्रव्यमान यानी मास पर आधारित है। चलिए बारी बारी से इनके बारे में हम पढ़ते चलते हैं। चलिए
देखिए हम लोग पढ़ने चल रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चलिए सुनिएगा ध्यान से। इसके बारे में कह रहा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है, तो उसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई तो उसमें द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको उसी के बारे में इसमें बताया गया है। मैंने क्या कहा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में इसमें पढ़ना है। तो देखिए मैं कह रहा हूं कि दो तत्व लीजिए, जिसका क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया करा के क्या बनाना है, यौगिक बनाना है। ठीक है, उस दो तत्वों को पहले तौल लीजिए और उसके बाद उनको तौलने के बाद, पहले रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद जो यौगिक बनेगा उनको तौल लीजिए और देखिए कि दोनों में मास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको देखने को मिलेगा दोनों का द्रव्यमान स्थिर है, दोनों का द्रव्यमान स्थिर है। ठीक है, देखिए मैं आपको मेन चीज में मैं कहता हूं कि जो चीजें हुए, जो चीजें होने वाली हैं या जो इसमें जुड़े हुई हैं उसको हम बता रहे हैं। बाकी अगर आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ना या ज़्यादा प्रयोग पढ़ने हैं तो उस प्रयोग को आप एनसीईआरटी की बुक में दे सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या। ठीक है, अगर इनके एग्जाम्पल आ गए तो कैसे इनको करना है वो बताना है मुझे। तो मैंने कहा दो तत्व हैं, अगर उनके द्रव्यमान दे दिए गए और एक, फिर उसके बाद उसकी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो यौगिक बनेगा उसके द्रव्यमान को देखिए और दोनों को देखने के बाद बताइए कि उस पर द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो उन्होंने बताया, कौन, लेवाइजिए और जेजॉफ एल प्राउश ने बताया कि द्रव्यमान वहां पर क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है, उन्होंने बताया कि द्रव्यमान क्या होगा भैया, स्थिर होगा। ठीक है, कौन बताया, तो लवाइजिए और जोसेफ एल प्राउश ने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो तत्व हैं उनके द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो यौगिक मिलेगा दोनों के द्रव्यमान क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, समान होगा, यानी उसका न तो उसमें कोई द्रव्यमान का सृजन होगा न ही द्रव्यमान का विनाश होगा। तो अगर हम इसको लिखना है तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान सदैव स्थिर होता है, अर्थात न तो द्रव्यमान का सृजन होगा और न ही द्रव्यमान का विनाश होगा। यही क्या है आपका, क्या है, यही आपका, यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यही क्या है आपका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं कहूं कि आप ध्यान से इसको देखिए तो आपको बातें एकदम क्लियर समझ में आ जाएंगी। आप कोई भी तत्व उठा लीजिए, जैसे सोडियम और क्लोरीन को मिला लीजिए, NaCl बन रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी बनते हैं, चाहे हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, उनको जोड़कर क्या बनता है, यौगिक। जैसे जल बनते हैं तो जल यौगिक है, तो इसके क्या होते हैं, इनके द्रव्यमान और बाद के द्रव्यमान को देखेंगे क्या होंगे, आपको समान देखने को मिलेगा। यही क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे, अगला है लॉ ऑफ, ठीक है, कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन यानी स्थिर अनुपात का नियम। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, देखिए कह रहा लवाइजिए और अन्य वैज्ञानिकों ने, ठीक है,
इस पर जो काम किया है लवाइजिए और अन्य वैज्ञानिकों ने ये बताया कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। कोई भी यौगिक होगा वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी आप तत्व उठाकर देख लीजिए, अरे यौगिक देख लीजिए, वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इन यौगिक में जो तत्व हैं, ठीक है, उनका अनुपात यानी उनके द्रव्यमान का अनुपात सदैव क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है, यानी फिर से समझिएगा, जो यौगिक बना रहे हैं उस यौगिक में जो तत्व होंगे उनका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, सदैव स्थिर अनुपात में होगा। ठीक है, यानी उनका अनुपात क्या होगा, निश्चित होगा। क्या होगा, उनका अनुपात निश्चित होगा। अब वो जो यौगिक है, चाहे वो आप कहीं से भी प्राप्त करिए, कहीं से भी बना कर लाइए, किसी भी तरीके से बना कर लाइए, उसका जो स्थिरांक होगा या उसके द्रव्यमान का जो स्थिरांक होगा या जो इसके द्रव्यमान का अनुपात होगा वो सदैव क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। क्या कहा जाता है, स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सदैव स्थिर होता है। कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। और अगर हम बात करें तो इन तत्वों को क्या होता है, बना होता है, इनमें उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात सदैव क्या होता है, स्थिर होता है। अब जैसे उदाहरण देख लीजिए इसके, देखिए जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ यौगिक जल, यौगिक जल। अब ये जो जल है दो तत्वों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका हाइड्रोजन और दूसरा होता है एक हाइड्रोजन व ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और क्या है आपका, ऑक्सीजन है। क्या बेटा, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन। अब देखिए ये है हाइड्रोजन, तो कह रहा है कि इस जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का मान कितना होगा, तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का मान होगा या हाइड्रोजन जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन 1 ग्राम होगा, हाइड्रोजन 1 ग्राम है। क्या है, 1 ग्राम है। और ऑक्सीजन कितना है भाई, 8 ग्राम है, 8 ग्राम है। अगर हम बात करें जल की, यानी जल की बात करें तो जल का कुल द्रव्यमान 9 ग्राम होगा, 9 ग्राम होगा। ठीक है, जल का कुल द्रव्यमान कितना होगा, 9 ग्राम होगा। इसका मतलब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो 1:8 है, 1:8 है, यानी 9 ग्राम है। ठीक है, यही है भैया स्थिर अनुपात का नियम। यही क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है। ठीक है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बस ये सिंपल दिया हुआ, इसको कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई चीज़ें भी हैं जो चीज़ बार बार दोहराएंगे तो वो क्लियर होती जाती है, बार बार दोहराते जाएंगे क्लियर होती जाएंगी। अगर उसको ऐसे एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो कभी नहीं। सलेक्शन लेना है तो 2 बार 3 बार पढ़िए, तब आपका सलेक्शन होगा। अगर मैं बात करूं NH3 का, देखिए
NH3 का। NH3, देखिए NH3 की बात कर रहा हूँ। देखिए NH3 का क्या होगा, 14 अनुपात क्या होगा, 3 होगा। यानी 14 ग्राम जो होंगे क्या होंगे, तो 14 ग्राम क्या होगा, तो 14 ग्राम आपका क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, और 3 ग्राम क्या होगा आपका, हाइड्रोजन होगा। 3 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ये है अनुपात, और यही अनुपात हर जगह बना रहेगा। चाहे आप कहीं का भी NH3 उठा के लाइए, चाहे कहीं का जल उठा के लाइए, किसी भी प्रकार का जल उठा के लाइए, लेकिन उनका अनुपात सदैव क्या होगा, यही बना रहेगा। यह है आपके स्थिर अनुपात का नियम। आगे देखिए, देखिए अब आगे चलते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत दिए, ठीक है। और वो परमाणु सिद्धांत जो था वो दोनों नियम को, इन दोनों नियम को क्या करता था, क्या करता था, तर्क संगत बनाता था, ठीक है। तर्क संगत बनाने का मतलब ये हो गया कि उस पर भली भांति क्या हो रहा था, बैठ रहा था, या भली भांति क्या कर रहा था, उसको सिद्ध कर रहा था। कौन से नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम। तो आइए देखते हैं डाल्टन ने क्या कहा। डाल्टन ने कहा भैया कि कोई भी, ठीक है, कोई भी, ठीक है, द्रव्य, अब वो द्रव्य कौन सा, चाहे वो तत्व हो, चाहे वो यौगिक हो, चाहे वो मिश्रण हो, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। चाहे वो द्रव्य हो, चाहे वो यौगिक हो, चाहे वो मिश्रण हो। सॉरी, द्रव्य जो होगा, द्रव्य में ही यौगिक, मिश्रण और क्या आते हैं, आपके तत्व आते हैं। ये अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और ये स्मॉल पार्टिकल ही क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत की विवेचना करते हुए निम्न बातों को लिखा था। मैं क्या कह रहा हूँ फिर से सुनिए। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत के अनुसार कहा कि चाहे द्रव्य हो, चाहे जो भी द्रव्य हो, चाहे वो मिश्रण हो, चाहे वो तत्व हो, चाहे यौगिक हो, ठीक है, वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। और इसकी बात करें तो कहा जा सकता है कि इन्हीं को परमाणु कहा गया। और इसी परमाणु के बारे में, या इसी परमाणु के बारे में उन्होंने क्या की थी, अपने सिद्धांत की विवेचना इसी परमाणु के माध्यम से की थी। और इस इसको परमाणु की विवेचना करना, या इस सिद्धांत, डाल्टन ने अपने सिद्धांत की विवेचना जो की थी वो दो नियम पर की थी। वो था स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइए देखते हैं डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से की गई, ठीक है। देखिए डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार की है। डाल्टन टन डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना विवेचना निम्न है। आइए देखते हैं। देखिए पहला नियम, डाल्टन का पहला नियम, कोई भी द्रव्य अति सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी द्रव्य, ठीक है, क्या होता है, अति सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और ये क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। कोई भी द्रव्य अति सूक्ष्म कण परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं।
देखिए भाई क्या लिखा है, कोई भी द्रव्य अति सूक्ष्म कण परमाणुओं से मिलकर बना होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। या मैं सीधा कर सकता हूँ कि द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। और क्या कर रहा है कि अगला दूसरा देखिए क्या कर रहा है, दूसरा देखिए, पहला तो हो गया भाई, दूसरा कहता है कि डाल्टन कहते हैं कि परमाणु अविभाज्य है। जो ये धारणा है वो बाद में जाकर क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है। उन्होंने कहा परमाणु, ये डाल्टन की थ्योरी है भाई, डाल्टन का सिद्धांत है। डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, यानी परमाणु को हम और तोड़ नहीं सकते हैं, परमाणु ही सबसे छोटा कण है और इसका इसको न तो बनाया जा सकता है न तो इसका विनाश किया जा सकता है, यानी इसको खत्म भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। परमाणु अविभाज्य है, परमाणु का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। लिख लेता हूं, परमाणु नहीं, देखिए क्या कह रहा है भाई, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण हैं, इनका न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है, ठीक है, न ही सृजन होता है और न ही विनाश होता है, ठीक है। ये चीज हो गया, परमाणु अविभाज्य हैं, न तो इनका सृजन होता है न ही विनाश होता है। परमाणु जो कोई भी द्रव्य होता है जो अति सूक्ष्म कण परमाणु से मिलकर बना होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब तीसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहले आपको मैं समझा देता हूँ, देखिए समझिएगा। तीसरा है कि किसी भी तत्व के सभी परमाणु, किसी भी तत्व के या तत्व के सभी परमाणु के रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्म समान होते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी तत्व के सभी परमाणु का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है, ठीक है। देखिए देखिए भाई, किसी तत्व के सभी परमाणु का भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। इसी का जस्ट उल्टा क्या होगा, भिन्न भिन्न तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे। भाई दो तत्व ले लीजिए अलग अलग, और उन दोनों तत्वों के सभी परमाणुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होंगे, ठीक है। फिर से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं दो तत्व लीजिए। अब दो तत्व, एक तत्व होगा उसका अपना परमाणु होगा, दूसरा तत्व होगा उसका अपना परमाणु होगा। इन दोनों तत्वों के परमाणुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। लिखिएगा, देखिए देखिए इतना हो गया। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए मैंने क्या लिख दिया कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। मैंने साफ बता दिया, पहले ही बता दिया कि दो तत्व लीजिए, उनके अलग परमाणुओं के गुण और रासायनिक गुण और भौतिक गुणधर्म क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, ये हो गया। अगला सुन लीजिए, अगला भी इंपॉर्टेंट है। दो इसके नीचे के बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए कह रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, ठीक है फिर से सुनिएगा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। कितना सरल है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, क्या, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर कर यौगिक बनाते हैं। मैं लिख देता हूं और आप समझ जाइएगा, देखिएगा, और मैं अगर नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा। देख लीजिए भाई, देखिए मैंने क्या लिखा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। फिर से सुनिएगा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। ये हो गया आपका अगला नियम। इसके बाद लास्ट नियम है, किसी यौगिक में अब देखिए मैंने तत्व से यौगिक बनाया, अब सुनिए, किसी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष, सुनिएगा, किसी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष, ठीक है, परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। फिर से सुनिएगा, किसी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष, ठीक है, सापेक्ष संख्या और प्रकार क्या होते हैं, आपके, निश्चित होते हैं। लिखिएगा, देख लीजिए भाई, किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या व प्रकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। हमने आपको कुल 6 नियम लिखवा दिए, यही 6 नियम आपको पढ़ने हैं, इसी 6 नियम के बारे में आपको जानना है। आप अगर इस 6 नियम के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं, इनको बार बार रिपीट करते हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब आगे के पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला मेरा क्या है, व्हाट इज एटम, परमाणु क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं, व्हाट इज एटम, परमाणु क्या है।
परमाणु। सुनिएगा ध्यान से। डाल्टन ने बताया कि परमाणु क्या है भैया, अति सूक्ष्म कण हैं। इन्हीं अति सूक्ष्म कणों से मिलकर तत्व बने हैं, यौगिक बने हैं, मिश्रण बनते हैं, यानी द्रव्य बनते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो परमाणु वो हैं जिनको अगर हम कल्पना भी करें कि हम कितनी छोटी से छोटी चीज़ों को देख सकते हैं, उससे भी कहीं कि कई गुना क्या होते हैं परमाणु छोटे होते हैं। अगर मैं लाखों हजारों परमाणुओं को एक के ऊपर एक चट्टा की तरह बैठाऊं, यानी अस्तर, यानी एक के ऊपर एक लेयर की तरह बनाऊं, तो कहीं जाकर लाखों परमाणु मिलकर जो आपके पेज होती है, एक पेज होता है कॉपी की, उसके थिकनेस यानी उसके मोटाई के कहीं जाकर तब बराबर होगा। इतना परमाणु, यानी लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखने के बाद। ठीक है। तो परमाणु को हम कितना भी कल्पना करें कि ये हो सकता है, उससे भी कई गुना क्या होता है, परमाणु छोटा होता है। ठीक है। और देखिएगा, अब मैं इसके आगे मैं बात करने चल रहा हूँ कि परमाणु मतलब परमाणु क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या क्या होती है। तो परमाणु की त्रिज्या जो होती है उसे नापने के लिए, उसे मापने के लिए नैनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है। और आपको भी पता है 1 नैनोमीटर में कितना होता है, तो 10⁻⁻10 नैनोमीटर होता है, सॉरी 10 मीटर होता है। अब इसी तरह से मैं बात करूं तो मैं, देखिए मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि सिंपल है, हो सकता है कि कभी कभार आ जाए, वैसे आता नहीं है, लेकिन मैं आप सुन लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा सा है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का जो त्रिज्या होती है, हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है, 10⁻⁻10 मीटर होती है। अगर हम वहीं जल की बात करें तो जल की जो त्रिज्या होती है, जल के जो परमाणु होते हैं उनकी जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁹ होता है। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो 10⁻8 होता है, क्या, उनके परमाणुओं की त्रिज्या। ठीक है। अगर हम और बात करें तो बालू के जो रेत होते हैं उनकी बात करें तो 10⁻⁴ होता है। ठीक है। 10⁻⁻4 होता है। अगर हम चींटी की बात करें तो 10⁻⁻3 होता है। अगर हम इससे भी छोटे की बात करें, इससे भी नीचे आ जाए, तो अगर हम बात करें सेव, तो सेव का कितना होता है, 10⁻⁻1 होता है। ठीक है। 10⁻⁻1 होता है। तो मैंने फिर से मैं बता देता हूँ आपको मैंने क्या कहा। देखिए मैं फिर क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिएगा कि जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या मापने के लिए हम क्या करते हैं, परमाणु की त्रिज्या मापने के लिए हम नैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और वो नैनोमीटर जो होता है, उस नैनोमीटर यानी 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है। और अगर हम कुछ उदाहरण देख लें तो हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं उनकी त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। जल की बात करें तो 10⁻⁹ मीटर। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें 10⁻8 मीटर। अगर हम क्या करते हैं, बालू के रेत की बात करें तो 10⁻⁻4 मीटर होगा। और अगर हम इससे भी चींटी की बात करें 10⁻⁻3, अगर हम किसकी बात करें, सेव की, तो 10⁻1 होता है। ये त्रिज्या है किसके, कुछ परमाणुओं की त्रिज्या दे दी गई है, जिसके बारे में हमने क्या कर लिया, अच्छे से जान लिया। ठीक है। ये परमाणु की त्रिज्या हो गई। ठीक है। अब देखिए भाई, अब डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन ने इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या कर दिया, अब डाल्टन ने क्या किया, परमाणु यानी जो तत्व हैं, यानी परमाणु हैं जिनसे मतलब कोई तत्व बना हुआ है, उनके प्रतीक बनाना शुरू कर दिए। ठीक है। अब ये जो प्रतीक होते थे, जो कहा जाता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक। ठीक है। डाल्टन ने प्रथम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने तत्व को, ठीक है, प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करना शुरू किया। और ये एक अत्यंत विशिष्ट प्रतीक होते थे। कैसे होते थे, अत्यंत विशिष्ट प्रतीक होते थे, इनका कुछ अर्थ निकलता था। ठीक है। और यह प्रत्येक तत्व की निश्चित मात्रा की ओर इंगित करते थे, यानी यह जो प्रतीक होते थे तत्व की निश्चित मात्रा की ओर प्रदर्शित करते थे या इंगित करते थे। कोई भी तत्व है और उस तत्व का प्रतीक उसकी निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, ये क्या हो गया, प्रतीक हो गया। ठीक है। वर्जिलियस जैसे वैज्ञानिकों ने, एक वर्जिलियस थे, उन्होंने कहा
ठीक है, वर्जिलियस जो थे उन्होंने कहा भैया कि जो ये तत्व हैं इनके नाम लिखिए, इनके नाम के आधार पर इनका क्या करिए, इनको इंगित करिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि किसी भी तत्व का जो पहला अक्षर है उससे उसको दिखाइए। कुछ ऐसे तत्व हैं जिसमें दो अक्षर को ले लिया गया, एक पहला अक्षर कैपिटल था और दूसरा क्या हो गया था, स्मॉल, जैसे क्लोरीन सी कैपिटल और एल क्या हो गया, स्मॉल हो गया। एल्युमिनियम ए कैपिटल और एल स्मॉल हो गया। लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जिनका सिर्फ एक लेटर लिया गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, क्या कहा गया, ये यूज किए गए इनके प्रतीक, यानी इनको दिखाने के लिए, इन्हें प्रदर्शित करने के लिए। मैं बता देता हूँ, डाल्टन ने अत्यंत विशिष्ट प्रतीकों का प्रयोग किया। ठीक है, और ये प्रतीक जो थे वो तत्व की निश्चित मात्रा की ओर क्या करते थे, इंगित करते थे। ठीक है, अच्छा, अब इसी में आगे कुछ पॉइंट है, देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को बता रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी होती रहे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई आगे बढ़ते गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, और परिवर्तन होने के बाद एक संस्था आगे सामने आई। उस संस्था ने क्या किया, इनके मात्रक, इनके प्रतीक और इनके नामों को सुनिश्चित करना शुरू किया। ठीक है, उसका नाम था IUPAC। ठीक है, IUPA, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर से सुन लीजिए, इंटरनेशनल, देखिए हम इसको बार बार क्यों बता रहे हैं, हो सकता है कि आपसे क्या कर लिया जाए, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। तो इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने क्या किया, ये जो थे इन्होंने शुरू किया, क्या करना शुरू किया, तो इन्होंने शुरू किया क्या करने, जो तत्व हैं उनके प्रतीक को दर्शाना। ठीक है, उनके मात्रक को दर्शाना, उनके नामों को क्या करना, सुनिश्चित करना, ये करते थे। ठीक है, ये शुरू कर दिए थे इन्होंने, ये संस्था ने ये सारी मान्यताएं देनी शुरू कर दी थी। ठीक है, और परमाणुओं को जब हम मेजर करते थे, परमाणुओं के द्रव्यमान को मेजर करते थे तो AMU में मेजर किया जाता था, लेकिन अब उसी को चेंज करके क्या कर दिया गया, यूनिफाइड कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई, यूनिफाइड कर दिया गया। यानी अब जो परमाणु मेजर किए जाएंगे वो उनका द्रव्यमान जो मेजर किया जाएगा वो यूनिफाइड में मेजर किया जाएगा, यूनिफाइड द्रव्यमान में मेजर किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके परमाणु द्रव्यमान के मात्रक हो गए। ठीक है, फिर 1961 के में वैज्ञानिकों ने, देखिए अब क्या हो गया भाई, द्रव्यमान इसी तरह से आधार पर सारे वैज्ञानिक जो थे, जो विभिन्न वैज्ञानिक थे, जो इसी के आधार पर द्रव्यमान को मेजर करना शुरू किए। अब द्रव्यमान की गणना करना थोड़ी कठिन थी, तो द्रव्यमान की गणना करने के लिए 1961 में, ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों ने कार्बन 12, जो क्या है, कार्बन का एक समस्थानिक है, उसके परमाणु द्रव्यमान को, कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाकर, ठीक है, यानी 1/12वें भाग को मानक बनाकर, परमाणु के इकाई को मानक बनाकर परमाणु द्रव्यमान को या किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को मेजर करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये था आपका, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता रहे हैं। अगर आपको पूछ लिया जाएगा तो कार्बन 12, जो कार्बन का क्या है, समस्थानिक है, उसके 1/12वें भाग को इकाई मानकर, ठीक है, सभी परमाणुओं के द्रव्यमान, यानी सभी तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान मापना शुरू कर दिया गया। ये कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी मान्यता दी थी। ठीक है, ये हो गया। अब हम अगला पढ़ेंगे, इसमें मॉलिक्यूल्स, 8 अणु पढ़ेंगे। देखिए अणु, इसमें भी कुछ अधिक नहीं है, इसमें भी बहुत अधिक नहीं है कि हमें इसमें बहुत पढ़ना है। आप भी जानते हैं कि जब परमाणु या परमाणुओं के समूह को आपस में मिलाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। ठीक है, ये रासायनिक क्रियाओं द्वारा भी होते हैं, यानी आपस में परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करके भी अणु बनते हैं। परमाणु जब क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, परमाणु बना लेते हैं। ठीक है, उनके बीच में बंध बनता है और वो बंध क्या करते हैं, उनको आपस में मिलाकर क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। और इनके बीच में परस्पर आकर्षण बल लगता है। ठीक है,
इनमें परमाणुओं के बीच परस्पर आकर्षण बल लगता है और इसी आकर्षण बल के कारण ये क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। तो अणु किसी तत्व के यौगिक का एक सूक्ष्मतम क्या है, रूप है, जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं। तो कह रहा है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में बने रहते हैं, और ये क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में बने रहते हैं, जो उस तत्व या यौगिक के गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, लेकिन आप बहुत सिंपल है, फिर से सुनिएगा, और अगर कहेंगे तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो अणु होते हैं, ठीक है, अणु जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई, तो अणु जो होते हैं दो या दो से अधिक परमाणुओं का क्या होता है, समूह होता है। यानी दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, अणु बनाते हैं। और ये बनाने के लिए रासायनिक बंध यूज किए जाते हैं। यानी रासायनिक बंध आपस में क्या होते हैं, रासायनिक बंधों द्वारा यानी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा भी होते हैं। और इनके बीच में परस्पर आकर्षण बल जो होता है बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे को बांधे रखते हैं और तब जाकर हमारा अणु बनता है। और ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में बने रहते हैं। ठीक है, और मैंने क्या बताया, तो भाई मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, उस तत्व या यौगिक के गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। जिस तत्व या यौगिक से बने होते हैं उसके गुणधर्मों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपके क्या हो गए, अणु हो गए। ठीक है, अब इसी में अगला है आयन। देखिए आयन, देखिए भाई आयन क्या होता है, बहुत जितना जो चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको टाइम कम है, आपको वो पढ़ाना है जो ज़रूरी है। तो आयन क्या होते हैं, धातु और अधातु युक्त, धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों के बने होते हैं। धातु और अधातु, भाई धातु जिस पर धन आयन होता है, अधातु जिस पर ऋण आयन होता है। तो धातु अधातु युक्त यौगिक, ठीक है, यानी धातु और अधातु से बने यौगिक, ठीक है, जिन पर आवेशित कण होते हैं, और इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। इन आवेशित कणों को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह, आयन एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का एक समूह होता है। ठीक है, और जिन पर नेट आवेश क्या होता है, विद्यमान रहता है। ठीक है, सुन लीजिए, फिर से सुनिएगा, धातु अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। धातु अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। ठीक है, आयन एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है। आयन एक आवेशित या आवेशित परमाणुओं का क्या होता है, समूह होता है, जिस पर नेट आवेश विद्यमान रहता है। आप मेरी खाली बातों को सुनिए और बार बार इसको सुन लीजिए तो भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ये हो गया आपका खत्म, जितना इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगला चैप्टर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको तैयार करिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।